नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल टेक्निकल जॉब अड्डा पर। तो दोस्तों, हमने वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस जो सब्जेक्ट है वो शुरू कर रखा है। उसमें हमने अब तक काफ़ी सारे टॉपिक जो है वो कवर कर लिए हैं। अब कुछ एक टॉपिक बचे हैं, जिसमें से आज हमारा टॉपिक है वो अभी हीट एंड टेम्परेचर। हीट एंड टेम्परेचर। हीट एंड टेम्परेचर क्या होता है भी? ऊष्मा व तापमान। तो आज हम इनसे रिलेटेड जो भी हमारा थ्योरेटिकल पोर्शन है वो कवर करेंगे, और फिर हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इनके एमसीक्यू करेंगे। आपको पता है हमने क्या थ्योरी अपना रखी है। हम सबसे पहले हीट एंड टेम्परेचर या जो भी टॉपिक है उसका थ्योरेटिकल पोर्शन कवर करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर उसके संभावित एमसीक्यू पर्सन जो भी प्रीवियस ईयर के अंदर आए हुए हैं या आने की बहुत बहुत संभावना है, उन सबको कवर करते हुए चल रहे हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो थ्योरेटिकल पोर्शन से है अभी हीट एंड टेम्परेचर। तो सबसे पहले बात करते हैं हम हीट की। हीट होती है अभी ऊष्मा। ऊष्मा क्या है अभी? ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर ट्रांसफर होती है। क्या होता है अभी? ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर ट्रांसफर होती है। जब किसी बॉडी को ऊष्मा दी जाती है तो ऊष्मा दी जाए तो वह गर्म होगी, और ऊष्मा को हटाने पर बॉडी ठंडी हो जाएगी। तो ये भी आपका जो ऊष्मा है एक प्रकार की ऊर्जा है जो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर ट्रांसफर होती है, और जब किसी बॉडी को ऊष्मा दी जाती है तो वह क्या है अभी? गर्म हो जाती है, और ऊष्मा को हटाने पर बॉडी क्या है अभी? आपकी ठंडी हो जाती है। तो इसका क्या है अभी? इसके कुछ नोट पॉइंट बनते हैं जो हमें ध्यान रखने हैं। सबसे पहला ये है कि ऊष्मा ऑलवेज हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पे ही ट्रांसफर होती है। हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर ऑलवेज, ये ऐसा ही होगा आपको। जहां भी ऊष्मा ज्यादा होगी वो क्या है? कम ऊष्मा की तरफ जो है वो ट्रांसफर होएगी। ऑलवेज, हमेशा ऐसा ही होगा ये। सेकंड क्या है अभी? तब तक ट्रांसफर होगी जब तक कि दोनों ऑब्जेक्ट या बॉडी या वस्तु कुछ भी जो है का टेम्परेचर समान नहीं हो जाता। एग्जाम्पल मान लो कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं भी, एक का टेम्परेचर 100 डिग्री है, दूसरी का 70 डिग्री है। तो क्या होगा? 60 ले लो, इसको भी 60। क्या है अभी? यहां से ऊष्मा इधर जाएगी, तब तक जाएगी जब तक भी दोनों का जो टेम्परेचर है वो समान ना हो जाए। मान लो ये यहाँ से ऊष्मा गई तो ये क्या होगा? ठंडा होगा तो टेम्परेचर डाउन आएगा। मान लो कि इसका टेम्परेचर आ गया 80 डिग्री, और इसमें ऊष्मा जा रही है तो ये क्या? गर्म होगी तो मान लो ये क्या है अभी? ये भी 80 डिग्री पे आ गई। अब दोनों का टेम्परेचर जिस तापमान के ऊपर समान हो जाएगा, वहां पे ऊष्मा का ट्रांसफर जो है वो रुक जाएगा, वहां पे वो एक समान हो जाएगा। तो ये है भी आपकी ऊष्मा। उसके बाद आता है भी इसका एसआई यूनिट। ऊष्मा का जो आपका एसआई यूनिट है वो है भी जूल।
जूल इसका यूज करते हैं हम ऊष्मा के लिए, बट प्रैक्टिकली यूनिट इसका है भी प्रैक्टिकली जो है ऊष्मा को किस में मापते हैं भी, कैलोरी के अंदर, किसमें, कैलोरी के अंदर। और जो यंत्र यूज किया जाता है भी उसको बोलते हैं कैलोरीमीटर। ऊष्मा को मापने के लिए जो यंत्र यूज किया जाता है वो होता है आपका कैलोरीमीटर। तो ये आपका पूरे का पूरा ऊष्मा से रिलेटेड था। भी नेक्स्ट है भी इसके अंदर हमारा टेम्परेचर। टेम्परेचर यानी कि तापमान। तापमान क्या है भी, यह एक फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है जो किसी वस्तु के गर्म अथवा ठंडा होने की अवस्था को दर्शाता है, अवस्था को दर्शाता है। टेम्परेचर क्या है भी, एक भौतिक राशि है जो हमें ये बताता है कि कोई वस्तु ठंडी है या गर्म है। अगर उसका टेम्परेचर ज्यादा है तो वो वस्तु वहां पे गर्म होगी, अगर टेम्परेचर कम है तो वो वस्तु वहां पे क्या है भी, ठंडी होगी। तो ये है भी आपका टेम्परेचर। टेम्परेचर किसी वस्तु की गर्म अथवा ठंडे होने को बताता है भी। टेम्परेचर क्या है भी, किसी भी वस्तु के गर्म अथवा ठंडे होने को बताता है। उसके बाद है भी इसका एसआई यूनिट। इसका एसआई यूनिट है भी केल्विन। ये हमने पहले भी पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर के अंदर, जब हमने यूनिट किया था तो वहां पे टेम्परेचर का एसआई यूनिट आया था केल्विन। और अदर यूनिट्स भी हमने इसके पढ़े थे। अदर यूनिट्स क्या थे टेम्परेचर के, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, और एक और था भी र्यूमर। सेल्सियस को सी से लिखते हैं, फ़ारेनहाइट को एफ से लिखते हैं, र्यूमर को आर से लिखते हैं, केल्विन को के से डिनोट किया जाता है। डिग्री केल्विन के अंदर जो है इसको मापा जाता है। जब भी कोई टेम्परेचर मापना है तो उसको हम एसआई यूनिट की अगर बात करें तो केल्विन में लेते हैं। सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और र्यूमर ये हैं भी इसके दूसरे यूनिट्स। तो ये है भी आपका टेम्परेचर। और इसके बाद हम करते हैं अभी दोनों में क्या डिफरेंस है। तो डिफरेंस जो हमने अब तक पढ़ा है यही सब इसमें डिफरेंस है। डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं अभी हीट और टेम्परेचर में क्या क्या अंतर है। देखो भाई, हीट जो होती है वो एक क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है, एक प्रकार की ऊर्जा है। और आपका टेम्परेचर क्या है, यह एक भौतिक राशि है, भौतिक राशि है। ठीक है भी, जो हीट है वो एक प्रकार की क्या है भी, ऊर्जा है, और टेम्परेचर आपका क्या है, एक प्रकार की भौतिक राशि है। हीट जो है वो क्या होती है भी, हीट हमें क्या बताती है, हीट हमें बताती है कि कोई वस्तु गर्म है या ठंडी है। क्या बताती है भी, हीट हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर ट्रांसफर होती है, ट्रांसफर होती है। टेम्परेचर समान रहता है भी, ट्रांसफर नहीं होता। टेम्परेचर क्या है भी, समान रहता है, ट्रांसफर जो है टेम्परेचर का नहीं होता। हीट ट्रांसफर होती है, टेम्परेचर आपका ट्रांसफर नहीं होता। और क्या है भी इसके अंदर, यह एक कारण है, यह एक
कारण है, कोज है यह एक। और टेम्परेचर क्या है अभी, टेम्परेचर एक प्रभाव है, यह प्रभाव है किसका, उष्मा का। प्रभाव होगा तो मान लो वहां उष्मा है तभी वो कम या ज्यादा टेम्परेचर होगा, कम या ज्यादा टेम्परेचर होगा तो वो ठंडी या गर्म होगी। इसका एसआई यूनिट क्या है अभी, जूल, एसआई यूनिट जूल है। और आपका टेम्परेचर का एसआई यूनिट क्या है अभी, केल्विन। इसे कैलोरीमीटर द्वारा मापा जाता है, कैलोरीमीटर से मापा जाता है। और जो आपका टेम्परेचर है इसे थर्मामीटर से मापा जाता है, मापा जाता। ये अभी इसके आपके जो है डिफरेंस। जूल के साथ साथ कैलोरी जो है, कैलोरी भी इसकी यूनिट है। और केल्विन के अलावा अगर बात करें तो सेल्सियस, फारेनहाइट, ये भी क्या भी आपके टेम्परेचर के यूनिट्स हैं। तो ये है भी हीट और टेम्परेचर के अंदर डिफरेंस। यह एक प्रकार की ऊर्जा है और आपका टेम्परेचर एक भौतिक राशि है। हीट आपकी हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर ट्रांसफर होती है, तापमान समान रहता है, ट्रांसफर नहीं होता। यह एक कारण है, उष्मा एक कारण है लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर का, और आपका टेम्परेचर एक प्रभाव है उष्मा का। इसी प्रकार एसआई यूनिट इसकी जूल है, अदर यूनिट कैलोरी है, टेम्परेचर की एसआई यूनिट केल्विन है और अदर यूनिट सेल्सियस और फारेनहाइट है। और इसे कैलोरीमीटर से मापा जाता है उष्मा को, और आपका टेम्परेचर जो है वो थर्मामीटर से मापा जाता है। तो ये इन दोनों के अंदर कुछ मेजर डिफरेंस थे जो अभी हमने डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। अभी नेक्स्ट टॉपिक है इसके अंदर हमारा इफेक्ट्स ऑफ हीट। तो इफेक्ट्स ऑफ हीट की हम बात करते हैं अभी। इफेक्ट्स ऑफ हीट, उष्मा का प्रभाव, कि उष्मा किन किन चीजों के ऊपर अपना प्रभाव डालती है, कि उष्मा के क्या क्या जो है प्रभाव हो सकते हैं। सबसे पहला है अभी तापमान में वृद्धि, तापमान में परिवर्तन कह सकते हैं या वृद्धि कह सकते हैं, परिवर्तन। क्या होता है अभी, तापमान को जैसे हम बढ़ाएंगे, हीट को बढ़ाएंगे तो आपका जो टेम्परेचर है अभी वो क्या होगा, बढ़ेगा। हीट को बढ़ाने पर टेम्परेचर में क्या होगी भी, वृद्धि होगी। इसी प्रकार अगर हम हीट घटाएंगे तो आपका टेम्परेचर भी वहां पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये उष्मा का एक प्रभाव है कि हीट को बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर भी वहां पे क्या है भी बढ़ेगा, और अगर हीट को घटाएंगे तो वहां टेम्परेचर क्या होगा, डाउन आएगा, घटेगा। तो ये एक प्रभाव है उष्मा का, तापमान का, उष्मा का तापमान पे प्रभाव है ये। सेकंड है भी आपका, सेकंड है इसमें आपका अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन कैसे होता है भी, आपके पास तीन प्रकार की अवस्थाएं हैं हमारे पास, सॉलिड, लिक्विड और गैस। मान लो कोई चीज सॉलिड में है, एग्जांपल ले लो भी बर्फ, बर्फ ठोस, इसको हमने हीट दी तो ये क्या हो जाएगा, पानी बन जाएगा। भी बर्फ क्या बन गया, पानी। पानी क्या है आपका भी एक लिक्विड है, द्रव फॉर्म के अंदर है। फिर और हमने उसको हीट दी तो पानी आपका क्या है भी भाप का रूप ले लेगा, जो कि एक क्या है भी गैस है। तो इस प्रकार से क्या है भी अवस्था में परिवर्तन हो जाता है हीट के कारण। जैसे हमने ठोस है कोई वस्तु, उसको हीट दी तो वो द्रव में बदल गया, द्रव को और आगे ज्यादा हीट दी तो वो आपका क्या है भी गैस अवस्था के अंदर जो है वो परिवर्तन
हो जाएगा। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो बर्फ को हीट देंगे तो पानी बनेगा, पानी को हीट देंगे तो भाप बनेगा भी। नेक्स्ट है इसके अंदर भी आयतन में परिवर्तन। आयतन में परिवर्तन कैसे होता है भी, आयतन में परिवर्तन यानी कि हीट बढ़ाने से क्या होगा, जो उसका आयतन है वो क्या है भी बढ़ जाएगा। क्या होता है, किसी भी पदार्थ को जब गर्म करते हैं तो वो क्या फैलता है। पदार्थ को गर्म करने पर, पदार्थ को गर्म करने पर फैलता है, और ठंडा करने पर सिकुड़ता है। तो क्या मीनिंग है इस बात का, मान लो हमने किसी पदार्थ को हीट दी तो वो फैल गया, इट मीन्स जो उसका वॉल्यूम है वो, उसका वॉल्यूम क्या है भी बढ़ गया, आकार में फैल गया वो, उसका वॉल्यूम आयतन जो है वो बढ़ गया। अगर हमने उसकी हीट कम कर दी तो उसका वॉल्यूम क्या है भी कम हो जाएगा, वो सिकुड़ जाएगा तो उसका आयतन हुआ जो कम हो गया। इस प्रकार से जो ऊष्मा का प्रभाव है वो आयतन को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है इसके अंदर रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन, केमिकल इफेक्ट। रासायनिक प्रभाव क्या है भी, कुछ पदार्थ क्या है भी अपना जो रासायनिक उनका स्ट्रक्चर होता है वो चेंज हो जाता है हीट देने पर। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि मान लो कोई लकड़ी है, एक पदार्थ है लकड़ी, उसको हमने जलाया, उसको क्या है भी हीट दी, तो क्या होगा, वो लकड़ी धुआं और राख में परिवर्तित हो जाएगी। तो ये क्या है भी उसका एक रासायनिक प्रभाव था जिसके कारण लकड़ी जो है वो राख और धुएं में परिवर्तन हो गया। तो इस प्रकार से कुछ पदार्थों के ऊपर रासायनिक परिवर्तन जो है वो आते हैं। इसके बाद अभी आपका द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इससे क्वेश्चन बनता है आपका फाइनल एग्जाम के अंदर, निम्न में से किस पर ऊष्मा का प्रभाव नहीं है। तो आयतन होगा वहां पे, ठीक है, अवस्था होगा, ठीक है, तापमान होगा, चौथे नंबर पे दे रखा होगा द्रव्यमान। तो आपका उत्तर आएगा भी द्रव्यमान, क्योंकि हीट को बढ़ाओ या घटाओ, हीट को बढ़ाओ या घटाओ तो आपका जो मास है, द्रव्यमान है उस वस्तु का, उसमें कभी भी चेंज नहीं आता। तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कभी भी द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ऊष्मा का जो है इस पे कोई भी प्रभाव नहीं होता भी। नेक्स्ट है इसके अंदर आपका सुचालकता में परिवर्तन। विद्युत सुचालकता में परिवर्तन, इसमें क्या होता है अभी हमारे पास तीन प्रकार के मटेरियल होते हैं। एक होता है अभी आपका कंडक्टर। कंडक्टर क्या होता है अभी, सुचालक, जिसमें से विद्युत जो है वो पास हो सके, गुजारी जा सके। तो इसके ऊपर हीट का क्या प्रभाव है अभी, सुचालक क्या होगा, जब किसी सुचालक को हम हीट देते हैं तो उसकी चालकता जो वो कम हो जाती है। क्या हो जाता है, हीट देने पर धातु की सुचालकता, क्योंकि सभी धातु क्या होती है सुचालक होते हैं, अभी सुचालकता घट जाती है। एक होते हैं भी आपके अर्धचालक, सेमीकंडक्टर। इसमें उल्टा होता है भी, हीट देने पर सेमीकंडक्टर चालकता बढ़ जाती है। ये क्या हो जाते हैं अभी, कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगते हैं। जो आपके सेमीकंडक्टर होते हैं
जब इनको हीट दी जाती है तो ये एज ए कंडक्टर बिहेव करते हैं, ये क्या है, सुचालक बन जाते हैं। और इसी प्रकार नेक्स्ट आपका जो होता है अभी वो है इंसुलेटर। इंसुलेटर आपके क्या होते हैं अभी, कुचालक। इंसुलेटर के ऊपर ऊष्मा का प्रभाव बहुत कम होता है, भी बहुत कम होता है। लेकिन अगर ज्यादा हीट दे दी जाए, मान लो कि हमने बहुत ज्यादा हीट दे दी इंसुलेटर को, तो वो एज ए कंडक्टर बिहेव करने लगता है। लेकिन वो पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है क्योंकि हम इतनी ज्यादा हीट वहां पे नहीं देते। क्योंकि आपके जो सेमीकंडक्टर है इनको तो थोड़ी सी हीट देने पर ये कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं, और जो कंडक्टर होते हैं इनको थोड़ी सी हीट देने पर इनकी जो कंडक्टिविटी है वो कम हो जाती है, इनकी सुचालकता है घट जाती है। बट आपके जो इंसुलेटर होते हैं इसके ऊपर हीट का प्रभाव बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी अगर हम ज्यादा ही इसको हीट दे देते हैं तो ये एज ए इंसुलेटर वहां पे बिहेव करने लगते हैं। तो इसके बाद ये था भी आपका विद्युत की सुचालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है ऊष्मा का। लास्ट है इसके अंदर यांत्रिक परिवर्तन। मैकेनिकल रूप से किस प्रकार से हीट जो है वो अफेक्ट करती है। यांत्रिक परिवर्तन, देखो यांत्रिक परिवर्तन क्या क्या होते हैं अभी, मैलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, इलास्टिसिटी। क्या होता है अभी आपका जो मैलिएबिलिटी और डक्टिलिटी है ये हीट देने पे क्या है अभी बढ़ जाती है। मान लो एग्जांपल है कोई धातु है, सोना चांदी लोहा कुछ भी है, अगर उसको हमने थोड़ा गर्म किया, हीट दी, तो वो क्या वो आसानी से चादरों के रूप में डाल सकते हैं, आसानी से उनकी तारे बना सकते हैं। लेकिन जो आपकी इलास्टिसिटी होती है वो क्या है अभी कम हो जाती है, उसका जो लचीलापन है, उसकी जो इलास्टिसिटी है वो खत्म हो जाती है या कम हो जाती है। इसके अलावा उसकी स्ट्रेंथ में क्या है भी कमी आ जाती है। स्ट्रेंथ भी आपकी एक मैकेनिकल प्रॉपर्टी है, स्ट्रेंथ जो है वो भी आपकी हीट देने पे कम हो जाती है। जैसे आपका कोई पदार्थ है, अगर हम उसको हीट देते हैं, गर्म करते हैं, तो चोट मारने पे वो आसानी से टूट जाएगा क्योंकि उसकी जो स्ट्रेंथ है वो वहां पे कम हो जाती है। अगर कोई मटेरियल गर्म है और हम उस पर चोट मारते हैं तो टूटेगा नहीं, बट अगर वो गर्म है तो वहां पे क्या है वो टूट जाएगा, उसकी स्ट्रेंथ वहां पे क्या है भी कम हो जाती है। तो इस प्रकार से आपका जो हीट है यांत्रिक रूप से प्रभावित करती है अभी। तो नेक्स्ट टॉपिक है यूनिट ऑफ हीट। यूनिट ऑफ हीट हमें पता है, बट यहाँ पे क्या है अभी दो यूनिट हैं, उन दोनों के बीच में हम एक छोटा सा संबंध होता है अभी वो देखें क्या है अभी। यूनिट ऑफ हीट, ऊष्मा का मात्रक। ऊष्मा का मात्रक, ऊष्मा का मात्रक हमें पता है, अगर ऐसा ही मात्रक की बात की जाए तो जूल आता है। क्वेश्चन यहाँ से बहुत बार आता है और आपको हर बार देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन रहता है बच्चों में, क्योंकि जूल आपका वर्क का भी है और आपका एनर्जी का भी है और आपका हीट का भी जो है, क्योंकि हीट जो है वो आपकी एक तरह की एनर्जी ही है। लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे कैलोरी की, क्योंकि आपको पता है जो प्रैक्टिकल यूनिट है वो क्या है अभी कैलोरी है। तो आपकी एक कैलोरी या 1 CHU, CHU क्या होता है सेंटीग्रेड हीट यूनिट, ये भी एक यूनिट है हीट की। तो क्या होगा 1 CHU किसके बराबर होता है, जब 1 ग्राम पानी का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया जाए तो वहां 1 कैलोरी हीट की आवश्यकता होती है। वहां क्या है भी 1 कैलोरी, जो हीट वहां पे उसको 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट लगती है तो वो क्या कहलाती है अभी 1 CHU कहलाती है। 1 CHU कहलाती है। मान लो 1 ग्राम पानी है और उसका तापमान हमने क्या है भी 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, तो वहां पे जितनी भी हीट की जरूरत पड़ेगी वो आपकी 1 CHU कहलाती है।
1 CHU ये आपका 1 कैलोरी के बराबर है, और 1 CHU बराबर होता है 4.18 जूल के। याद रखने की चीज यहाँ से यही है, पेपर के अंदर क्वेश्चन यहीं से बनता है कि 1 CHU कितने जूल के बराबर है, तो ये होगा आपका 4.18 जूल के बराबर। इसी प्रकार एक यूनिट और है, वो है भी आपका ब्रिटिश थर्मल यूनिट। हमने इन दोनों के बीच में संबंध ही स्थापित करना है, ब्रिटिश थर्मल यूनिट और सेंटीग्रेड हीट यूनिट के अंदर। BTU ब्रिटिश थर्मल यूनिट। वहां पे क्या है, अभी हमने 1 ग्राम पानी लिया था, अब हमने जो पानी लेना है वो लेना है भी 1 पाउंड। 1 पाउंड पानी का तापमान 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ाने के लिए आवश्यक हीट को 1 BTU कहते हैं। 1 BTU आपका 1055 कैलोरी के बराबर होती है। तो यहां से 1 BTU निकल के आता है भी 252 CHU। क्या होता है अभी यहां से आपका, ये आपका 1055 जूल होता है, और 252 जो है यहां से कैलोरी होती है। ठीक है भी, तो ये आपने ध्यान रखना है, 1 BTU के अंदर 1055 जूल और 1 BTU में 252 कैलोरी, या फिर सेंटीग्रेड हीट यूनिट 252 CHU। यहीं से क्वेश्चन बनता है पेपर के अंदर। 1 CHU 4.18 जूल। ये 3 चीजें अभी यहाँ पे, 1 CHU में 4.18 जूल होते हैं, 1 BTU में 1055 जूल होते हैं। इस प्रकार से 1 BTU के अंदर 252 CHU होते हैं या कैलोरी होती है। तो आपने यहीं से याद रखना है। इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि 1 CHU जो है वो 1 कैलोरी के बराबर है। ठीक है भी, तो ये आपने सारे इसके जो है संबंध वो ध्यान रखने हैं। तो यहां से हम एक अच्छा सा लिख लेते हैं, अभी आपको ध्यान रहेगा। वन कैलोरी इज इक्वल टू 1 CHU इज इक्वल टू 4.18 जूल। 1 BTU इज इक्वल टू 1055 जूल। 1 BTU इज इक्वल टू 252 कैलोरी, या फिर इसको कह सकते हैं भी 252 CHU। तो ये तीनों चीज़ें जो है आपने अच्छे से ध्यान रखनी है, अच्छे से इन चीज़ों को पढ़ना है। कोई भी किसी प्रकार की कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। अगर किसी बच्चे को कोई कन्फ्यूज़न है तो हमें कमेंट करके आप अपना जो है प्रश्न पूछ सकते हैं भी। नेक्स्ट इसमें आगे बढ़ते हैं अभी हम। नेक्स्ट है इसमें बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट जो है वो क्या होता है अभी, ये होता है आपका क्वथनांक, या फिर इसको उबालांक भी बोल देते हैं। क्या मतलब है इसका? बॉयल मीन्स उबलना। जिस तापमान पर कोई द्रव जिस तापमान पर कोई द्रव उबलना शुरू करता है तो
तो वह उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो वह क्या होता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। जैसे आपका पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, अभी पानी का बॉइलिंग पॉइंट होता है आपका 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस तापमान के ऊपर जो पानी वो उबलना शुरू करता है। इसी प्रकार आपका मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक जिसको बोलते हैं हम, जिस तापमान पर कोई ठोस पिघलना शुरू करता है, पिघलना शुरू करे तो वह उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। क्या होता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। इसी प्रकार जो आपकी बर्फ होती है, बर्फ एक ठोस रूप होता है पानी का, तो बर्फ का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, अभी बर्फ का मेल्टिंग पॉइंट जो वो क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस। जो आपका मेल्टिंग पॉइंट होता है ये ठोस वस्तुओं के लिए होता है, जिस तापमान के ऊपर ठोस पिघलना शुरू करता है। और जो आपका बॉइलिंग है ये होता है भी द्रव, जो लिक्विड्स होते हैं, और जिस तापमान पर लिक्विड उबलना शुरू करता है वो उसका क्या होता है, अभी बॉइलिंग पॉइंट होता है। नेक्स्ट इसके अंदर आगे बढ़ते हैं अभी हम, स्केल ऑफ टेम्परेचर्स। स्केल ऑफ टेम्परेचर जो टॉपिक है ये हम यूनिट के अंदर पढ़ते हैं। जो आपकी फर्स्ट चैप्टर के अंदर टॉपिक आया था, स्केल ऑफ टेम्परेचर। स्केल ऑफ टेम्परेचर बहुत ही आसान सा टॉपिक है ये, स्केल ऑफ टेम्परेचर। देखो भी तापमान को मापने के लिए अलग अलग मापन पैमाने बनाए गए हैं। तापमान को मापने के लिए क्या है, अभी अलग अलग मापन पैमाने बनाए गए हैं और सब अपने अपने रेफरेंस पॉइंट्स के ऊपर काम करते हैं। अभी सबसे पहले जो है हमारे पास 4 प्रकार के स्केल हैं, हम डिस्कस करते हैं 1 बाय 1। सबसे पहला है इसके अंदर सेल्सियस। सेल्सियस को क्या है, अभी सी से लिखा जाता है, ठीक है। इसका जो लोअर बिंदु होता है वो होता है आपका 0 डिग्री और हाईएस्ट ये 100 डिग्री तक जाता है अभी, और दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, अभी 100 डिग्री। यानी कि अगर बात की जाए पानी के मेल्टिंग की तो 0 डिग्री सेल्सियस, बॉइलिंग की 100 डिग्री सेल्सियस। इसी प्रकार सेकंड जो आपका स्केल है वो है अभी फ़ारेनहाइट। एफ से इसको लिखा जाता है। अभी फ़ारेनहाइट का जो स्केल है वो 32 डिग्री से लेकर के 212 डिग्री तक जाता है अभी। यानी कि अगर फ़ारेनहाइट के अंदर बात की जाए तो पानी का मेल्टिंग पॉइंट 32 डिग्री होगा, बॉइलिंग पॉइंट 212 डिग्री होगा, और इंटरवल जो है इनके बीच में डिफरेंस जो है वो है अभी आपका 180 डिग्री का, ठीक है। अभी तीसरा है हमारा इसके अंदर र्यूमर। र्यूमर आर से लिखते हैं अभी, और इसका जो स्केल है वो 0 से 80 तक जाता है अभी। 0 आपका मेल्टिंग पॉइंट, 80 आपका बॉइलिंग पॉइंट, और इंटरवल होता है इसके अंदर 80 का। इसके बाद आता है अभी केल्विन। केल्विन एसआई यूनिट भी है आपके टेम्परेचर की, के से इसको लिखा जाता है। इसका जो स्केल है अभी वो जाता है 273 से 373, और इंटरवल जो है इसके बीच में 100 डिग्री का होता है। तो ये है आपका स्केल ऑफ टेम्परेचर। 4 प्रकार के स्केल है हमारे पास, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, र्यूमर और केल्विन। CFRK 0 से 100 तक सेल्सियस, इंटरवल 100, फ़ारेनहाइट 32 से 212, डिफरेंस 180, र्यूमर 0 से 80, डिफरेंस 80, केल्विन 273 से 373, डिफरेंस 100 का। तो ये है आपके स्केल। इसके बाद आता है अभी इनके बीच में एक रिलेशन होता है, जो आपके स्केल्स हैं इनमें कन्वर्जन कैसे किया जाता है, क्या वो रिलेशन है, वो एक फॉर्मूले के थ्रू हम दर्शाते हैं। क्या कहता है वो फॉर्मूला, चलो देखते हैं।
क्या होता है अभी, चारों स्केल लिख लेते हैं हम, सी एफ आर के। अब होता क्या है, सी डिवाइडेड बाय इंटरवल एफ माइनस 32 बटा इंटरवल आर बटा 80 के माइनस 273 बटा में इंटरवल। तो ये एक फॉर्मूला है जो हमने डायरेक्टली ऐसे याद रखना है। थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में ले आते हैं अब इसको, सी बटा 5 बराबर एफ माइनस 32 बटा 9 बराबर आर बटा 4 बराबर के माइनस 273 बटा 5। तो ये एक शॉर्ट फॉर्म निकल के आ जाती है इस फॉर्मूले की, जो हमने डायरेक्ट याद रखनी है। जो क्या है अभी, चारों स्केल जो टेम्परेचर के स्केल हैं उनके बीच में एक रिलेशन बताती है कि मान लो सेल्सियस फारेनहाइट के बराबर कितना होगा, रूमर केल्विन के बराबर, केल्विन फारेनहाइट, यानी कि चारों के चारों आपस में एक दूसरे से कैसे कोरिलेट करते हैं, ये इस फॉर्मूले से हम आसानी से निकाल सकते हैं। मान लो हमें टेम्परेचर दे दिया सेल्सियस में और ये बोल दिया जाए कि उसको रूमर में निकालो, तो हम क्या भी बड़े आसानी से इसको रूमर में निकाल देंगे। मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, ये बोल दिया कि 80 डिग्री सेल्सियस को रूमर में चेंज करो, तो क्या होगा, सी बटा 5 बराबर आर बटा 4। सी की वैल्यू हमें दे दी भी 80, तो यहाँ से क्या होगा, 80 बटा 5 बराबर आर बटा 4। ये आ गया भी 16, 16 चौका 64, आर बराबर आ गया भी 64, कि 80 डिग्री सेल्सियस जो है वो 64 डिग्री रूमर के बराबर होगा। इस प्रकार से स्केल ऑफ टेम्परेचर हमने आज पूरा कर लिया है। स्केल ऑफ टेम्परेचर यही बताता है कि किस किस प्रकार से टेम्परेचर को जो पैमाना है कैसे उसको मापा जाता है और क्या उनके अंदर आपस में रिलेशन है, कैसे उनका कन्वर्जन कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अभी हमारा टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, तापमान मापने वाले यंत्र। तो तापमान मापने के कौन कौन से यंत्र हैं अभी, तो तापमान मापने के लिए हमारे पास सबसे पहला जो है वो है अभी थर्मोमीटर। क्या है अभी, थर्मोमीटर। सब बच्चों को पता है अभी थर्मामीटर क्या होता है। थर्मामीटर एक सामान्य यंत्र है, क्या है अभी, बिल्कुल ही सामान्य और आम तौर पर यूज होने वाली चीज है। थर्मामीटर क्या है, जब भी किसी को बुखार होता है डॉक्टर के पास जाते हैं भी, तो डॉक्टर सबसे पहले क्या करता है, थर्मामीटर लगाता है। थर्मामीटर से क्या करता है, वो हमें क्या बताता है कि हमारे शरीर का तापमान कितना है। तो यह एक सामान्य यंत्र है। क्या होता है अभी, एक कांच की नली होती है, उसके अंदर मरकरी भरी होती है और मरकरी गर्म होने पे फैलती है, तो वो हमें वहाँ पे क्या टेम्परेचर के रूप में जितना फैलाव होता है उसको हम टेम्परेचर के रूप में माप लेते हैं। जो थर्मामीटर है इसकी रेंज होती है अभी 40 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 356 डिग्री सेल्सियस तक। तो इसका एक लिमिट है थर्मोमीटर की कि वो 40 डिग्री सेल्सियस से 356 डिग्री सेल्सियस तक ही माप सकता है। इसके अंदर क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है अभी, क्लिनिकल, और क्लिनिकल जो होता है आपका वो क्या है अभी, आपका जो भी मानव शरीर का तापमान मापने वाला जो यंत्र है उसको हम बोलते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर। एक होता है अभी लेबोरेटरी, लेबोरेटरी थर्मोमीटर। ये हमारा साइंस के अंदर जो प्रोजेक्ट होते हैं उनकी लैब्स के अंदर जो थर्मामीटर हम यूज करते हैं उसको बोला जाता है भी लेबोरेटरी थर्मामीटर। ठीक है भी। नेक्स्ट है इसके अंदर आपका थर्मोकपल। थर्मोकपल क्या होता है भी, इसका क्या मतलब है थर्मोकपल का। देखो 356 डिग्री सेल्सियस तक जो है हमने थर्मामीटर से माप लिया। अब अगर इससे ज्यादा का टेम्परेचर मापना पड़ जाए तो हम कैसे मापते हैं। तो क्या होता है, थर्मोकपल होता है जो दो अलग अलग धातु से बना होता है भी, अलग अलग धातु से बना होता है। जो अलग अलग धातु जुड़ती हैं जहां पे वो एक जंक्शन बनता है भी, उस जंक्शन पे क्या है, जब टेम्परेचर दोनों धातुओं का अलग अलग होगा तो वहां पे एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है भी।
उस टेम्परेचर की वजह से क्या हो जाता है भी, एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है, और वो जो ईएमएफ इंड्यूस होती है उससे हम क्या है टेम्परेचर के रूप में उसको माप लेते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारा वहां पे थर्मोकपल काम करता है, यानी कि थर्मोकपल्स दो अलग अलग धातु, थर्मो मीन्स गर्म होना, कपल मीन्स जोड़ना, जहां पे जिस पॉइंट पे जुड़ते हैं वो जंक्शन है, उस जंक्शन पे क्या होता है भी, हम एक ईएमएफ इंड्यूस होती है, उस ईएमएफ को जितनी इंड्यूस हो रही है उसको हम माप लेते हैं, तो वो वहाँ पे क्या है एक टेम्परेचर का माप आ जाता है। तो इस प्रकार से थर्मोकपल जो है वहाँ पे काम करता है। बहुत अधिक टेम्परेचर को मापने के लिए हम क्या भी थर्मोकपल का यूज करते हैं। ठीक है भी, 1000 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा जो तापमान होते हैं उसको क्या भी थर्मोकपल से मापा जाता है। इसके बाद आता है अभी आपका रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। रेजिस्टेंस थर्मोमीटर, रेजिस्टेंस थर्मोमीटर क्या होता है अभी, सबसे पहले तो आपने ये ध्यान रखना है कि इसको आरटीडी से लिखा जाता है। एग्जामिनर सीधा डायरेक्ट पूछ सकता है कि आरटीडी की फुल फॉर्म, तो आरटीडी की फुल फॉर्म होती है भी आपकी रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। क्या होता है, एक धातु होती है प्लेटिनम, और उस प्लेटिनम का क्या है भी एक रेजिस्टेंस होता है, तापमान बढ़ने के ऊपर उसका जो रेजिस्टेंस है वो बदलता है। प्लेटिनम क्या होती है, एक धातु है, और तापमान बढ़ने घटने पर उसका जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ता घटता है, और उस बढ़ने घटने वाले रेजिस्टेंस को ही हम जो है तापमान की फॉर्म में माप लेते हैं। तो इस प्रकार से रेजिस्टेंस थर्मोमीटर वहां पे काम में लिया जाता है अभी। उसके बाद आपका आता है अभी पायरोमीटर। पायरोमीटर क्या होता है अभी, ये भी टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस है, इंस्ट्रूमेंट है, और ये थर्मोकपल के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। बहुत अधिक टेम्परेचर को मापने के लिए ही पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है। पायरोमीटर क्या है भी, जैसे आपकी कोई भट्ठी है, कोई फर्नेस है, सूर्य की सतह है, इस प्रकार के बहुत अधिक तापमान को मेजर करने के लिए पायरोमीटर का यूज किया जाता है। पायरोमीटर जो है आपका थर्मोकपल के सिद्धांत पर ही काम करता है, और बहुत अधिक तापमान को मापने के लिए जो है पायरोमीटर का यूज किया जाता है। एक होता है भी इंफ्रारेड थर्मोमीटर। इंफ्रारेड थर्मोमीटर ये क्या होता है अभी, ये होता है अभी जब किसी बॉडी के बिना संपर्क में आई उसका तापमान पता कर लेना। इंफ्रारेड की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स होती हैं उनके द्वारा ही क्या है यहाँ पे तापमान का पता लगाया जा सकता है। अभी जो रेडिएशंस होती हैं वहां से क्या है हम तापमान का पता, देखो जो कोरोना आया था, एक आपदा आई थी कोरोना, उस कोरोना में क्या था आपने देखा होगा, एक डिवाइस थी, ऐसे बटन दबाते थे तो आपका जो फोरहेड होता है उसके सामने से तो वहां से टेम्परेचर ले लिया जाता था, वो था भी आपका इंफ्रारेड थर्मोमीटर। बिना संपर्क में आए भी तापमान जो है वहां से माप लिया जाता था, क्योंकि कोरोना में क्या है टच होना नहीं था, बिना टच किए तापमान मापने के लिए इंफ्रारेड थर्मोमीटर का ही वहां पे यूज हम कर रहे थे। एक थर्मोमीटर बच गया अभी इसके अंदर, वो क्या है अभी, बायमेटालिक थर्मोमीटर। बायमेटालिक, बायमेटालिक देखो नाम से ही पता चल रहा है कि बाय मीन्स दो, दो धातुएं, इसके अंदर अलग अलग दो धातु की पट्टी होती है जुड़ी हुई। तो जब वहां पे तापमान कम ज्यादा होता है, हमें नहीं पता कितना कम ज्यादा हो रहा है, बट वहां पे जब दो धातुएं जुड़ी हुई हैं तो वहां पे क्या धातु मुड़ जाती है, और जो मुड़ जाती है उसी को हम पॉइंट आउट कर लेते हैं तापमान के रूप में भी, इतनी मुड़गी तो इतना तापमान है, इतनी मुड़गी तो इतना तापमान है। तो ये होता है अभी आपका बायमेटालिक थर्मोमीटर। यहाँ से निष्कर्ष निकल के आता है कि कम टेम्परेचर्स को मापने के लिए, लो टेम्परेचर्स को मापने के लिए हम थर्मामीटर का यूज करते हैं, हाई टेम्परेचर्स को मापने के लिए हम थर्मोकपल और आपका पायरोमीटर का यूज करते हैं। और एक्यूरेसी थर्मोमीटर की अगर बात करें कि सबसे ज्यादा एक्यूरेट थर्मोमीटर कौन सा होता है, तो वहां पे आपका रेजिस्टेंस थर्मोमीटर सबसे एक्यूरेट होगा, आपका आंसर आएगा वहां पे रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। और इसी प्रकार अगर बात करें कि बिना संपर्क के इंफ्रारेड जो आपका थर्मोमीटर है, कॉन्टैक्टलेस थर्मोमीटर कौन सा है बताया जाए, तो इंफ्रारेड थर्मोमीटर जो है वो आपका कॉन्टैक्टलेस थर्मोमीटर है। इसके बाद आता है अभी ट्रांसमिशन ऑफ हीट, इंपॉर्टेंट टॉपिक। ट्रांसमिशन ऑफ हीट, ऊष्मा का संचारण। भाई ये क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ऊष्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, ऊष्मा को
एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, या वो अपने आप जाए तो वहां पे क्या होगा भी, ट्रांसमिशन ऑफ हीट होगा। तो तीन प्रकार से हमारा ऊष्मा का जो ट्रांसमिशन है वो होता है भी। सबसे पहला है इसके अंदर कंडक्शन। कंडक्शन कंडक्शन जो है वो क्या होता है भी, ये होता है आपका चालन। चालन जो है आपका, जो ठोस पदार्थ होते हैं उसके अंदर ऊष्मा का जो संचारण होता है वो कंडक्शन के माध्यम से होता है भी। सॉलिड्स के अंदर, सॉलिड्स के अंदर कैसे होता है, देखो क्या होता है, जो ठोस वस्तु होती हैं, जब मान लो दो ठोस वस्तुएं हैं, ये एक ठोस वस्तु है, ठीक है, और इसको हीट दे दी हमने, ये गर्म होगी भी, ठीक है, और इसकी हीट यहाँ से ट्रांसफर होके दूसरी ठोस वस्तु के ऊपर जो है वो पहुंच जाएगी। कैसे पहुंचेगी, जो मॉलिक्यूल्स हैं जो ठोस पदार्थ के, इसके मॉलिक्यूल्स क्या है, वाइब्रेशन होंगे, वो हमें दिखेगी नहीं, बट वो अंदर ही अंदर क्या है, जैसे ही उसको हीट देंगे वो एक दूसरे से टकराएंगे और उसका जो हीट का वो है वहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ठोस के अंदर क्या होता है, हीट का संचारण जो होता है उसको हम बोलते हैं कंडक्शन। इसमें क्या है भी, हीट मॉलिक्यूल्स की कंपन और टकराव के कारण एक से दूसरे के रूप में चली जाती है। एग्जाम्पल देता हूँ आपको इसका। मान लो आप घर पे कोई खाना बना रहे हैं, कोई सब्जी बना रहे हैं, कुछ भी है, तो उसमें क्या होता है, घर में क्या है, जब कुकर रखा हुआ है, कुकर में हम सब्जी बना रहे हैं, तो हमने उसमें चम्मच जो आपकी कड़छी होती है उसको रख दिया भी, तो क्या होगा, उसकी हीट उसके जहाँ से पकड़ने का स्थान है वहां तक भी वो गर्म हो जाती है। तो उसका कारण क्या है कि वो एक ठोस है और उसमें ऊष्मा का संचारण हो गया, यानी कि नीचे उस पर हीट है और वो हीट के अंदर ही अंदर उसके मॉलिक्यूल से टकरा के वहाँ पे कोलिजन होके टकराव के कारण, वाइब्रेशंस के कारण वो हीट दूसरे स्थान तक पहुंच जाती है। तो इस प्रकार से सॉलिड्स के अंदर कंडक्शन विधि के द्वारा आपकी जो हीट का वो है संचारण होता है, ट्रांसमिशन ऑफ हीट वहाँ पे होता है। नेक्स्ट है इसके अंदर कन्वेक्शन, संवहन। कन्वेक्शन क्या होता है भी, संवहन। ऊष्मा संचारण की विधि है भी। इसमें क्या होता है भी, आपका जो लिक्विड्स हैं, लिक्विड एंड गैस, पदार्थ तीन अवस्थाओं में होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और एक आपकी वैक्यूम अवस्था भी होती है। लिक्विड और गैस के अंदर जो ऊष्मा का संचारण होता है वो कन्वेक्शन से होता है। इस विधि में क्या होता है, जो आपके लिक्विड्स के पार्टिकल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, वो क्या है अभी, जो गर्म पार्टिकल्स है वो ऊपर की तरफ आना स्टार्ट होते हैं और ठंडे पार्टिकल जो है वो नीचे जाना स्टार्ट होते हैं। बहुत अच्छा इसका एग्जांपल देता हूँ। मान लो एक पतीले में आपने पानी गर्म रख दिया, तो क्या होगा, नीचे उसके हीट, आग जला रखी है आपने और पतीले पे पानी है, तो सबसे पहले पानी जो है नीचे किस तरह से गर्म होगा और गर्म हो के वो अपने आप ऊपर आता जाएगा, ऊपर का पानी नीचे जाता जाएगा वो, और इस प्रकार से वो पूरे का पूरा जो पानी हुआ है गर्म हो जाएगा। तो क्या होता है, कन्वेक्शन विधि के अंदर लिक्विड और गैस के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो नीचे से ऊपर की तरफ आते हैं, ठीक है भी। इसी प्रकार एक एग्जांपल आपको गैस के रूप में देता हूं। मान लो कोई हीटर हमने लगा रखा है, तो क्या होगा, हीटर में जो ऊष्मा है वो ऊपर की तरफ आती है भी, तो यानी कि जो गर्मी है वो ऊपर की तरफ आती है और इस प्रकार से गर्म पार्टिकल्स ऊपर आते हैं, ठंडे पार्टिकल्स वो नीचे जाते हैं। इस विधि को बोलते हैं भी कन्वेक्शन। और थर्ड विधि है आपकी रेडिएशन, विकिरण। इसमें क्या होता है भी, कोई संपर्क नहीं होता किसी प्रकार का, ठीक है भी। जैसे लिक्विड था, नीचे आग लगा रखी थी हमने, ठीक है, सॉलिड था तो एक साइड से गर्म हो रहा था, लेकिन जो रेडिएशंस हैं इसमें क्या है, कोई बीच में संबंध नहीं होगा, अपने आप ही वो वहां पे ऊष्मा का संचारण होगा। ये क्या होता है भी, जितने भी वैक्यूम्स हैं उन सब में ये विधि होती है। एंड ऑल आइटम्स, ऑल जितने भी और बच गए, ऑल चाहे वो लिक्विड है, चाहे वो सॉलिड है, चाहे वो कुछ भी है, तो वहां पे जो इसमें संचारण होगा वो सारे का सारा क्या होगा भी, आपका ऑल मीडियम्स जो बच गए, सॉलिड, लिक्विड, वो सारा रेडिएशन से होगा। एग्जाम्पल लेते हैं इसका, कोई बिना संपर्क का, जो सूर्य की गर्मी है वो पृथ्वी तक पहुंचना, बीच में कोई संपर्क है भी, कोई संपर्क नहीं है, लेकिन फिर भी ऊष्मा धरती पे आ रही है, सूर्य की गर्मी जो हमें मिल रही है, हम धरती पे हैं, तो ये क्या है,
इस प्रकार की जो रेडिएशन की विधि से हम करते हैं तो उसको बोलते हैं ऊष्मा संचारण की रेडिएशन विधि। ठीक है भाई। और इसका एग्जाम्पल की अगर बात करें, जैसे हमने कोई आग जला रखी है, सर्दियों में हम जलाते भी हैं, उसके पास बैठते भी हैं, तो हमारा और आग का कोई संबंध नहीं है, फिर भी हमें क्या है वहां से उसकी गर्मी महसूस होती है, हमें वहां उसकी गर्मी मिलती है। तो वो भी क्या है, एक रेडिएशन है, ऊष्मा का संचारण हो रहा है वहां पे भी। ठीक है भी। तो जो कंडक्शन है वो सॉलिड्स के अंदर होती है, कन्वेक्शन लिक्विड और गैस में, रेडिएशन वैक्यूम एंड ऑल मीडियम्स के अंदर वैक्यूम की विधि के द्वारा आपका जो है ऊष्मा का संचारण यहाँ होता है। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का हमारा बचता है वो है भी प्रेशर। आपके सिलेबस में दे रखा है सिंगल एक प्रेशर, तो हम क्या भी प्रेशर के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। प्रेशर की क्या परिभाषा है, क्या इसकी यूनिट है, ये हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए भी। प्रेशर क्या होता है भी, दाब। ये होता है भी आपका फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है भी। इसका मतलब ये है कि जब किसी सतह पर हम बल लगाते हैं, ठीक है भी, और उसके कितना एरिया उस बल के अंदर आ रहा है, वहां पे जितना भी बल लग रहा है उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर, वहां पे वो क्या कहलाता है, दाब कहलाता है। तो ये प्रेशर का फॉर्मूला क्या होगा यहाँ से, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। ठीक है भी। ये एक डेराइव्ड क्वांटिटी है। ठीक है भी। और इसका यूनिट क्या निकल के आता है, जो इसका ऐसा यूनिट है प्रेशर का वो होता है भी पास्कल। क्या होता है भी, पास्कल। तो एक पास्कल किसके बराबर होगा, पी ए से लिखते हैं भी, एक पास्कल बराबर होगा 1 न्यूटन फोर्स पर 1 मीटर स्क्वायर, कि 1 न्यूटन फोर्स जो है 1 मीटर एरिया के ऊपर जब लगाई जाए तो वहां पे 1 पास्कल प्रेशर वहां पे क्या लाएगा। ठीक है भी। तो क्या होता है, जितना छोटा एरिया होगा, ठीक है भी, जितना छोटा एरिया होगा वहां पे प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा, क्योंकि एरिया और प्रेशर दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं एक दूसरे के। जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ही प्रेशर कम होगा, जितना एरिया कम होगा उतना प्रेशर ज्यादा होगा। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं इसका। मान लो एक लकड़ी का टुकड़ा है या गुटका है, हमने उस पर कील ठोकनी है, तो क्या है भी, जैसे हम कील ठोकते हैं वो आसानी से ठुक जाती है भी। क्यों ठुक जाती है, क्योंकि कील का जो एरिया है जिसने अंदर जाना है और हम जो फोर्स लगा रहे हैं वो एरिया उसका छोटा है, तो वहां पे दाब कितना है भी, ज्यादा लगेगा। ज्यादा दाब लगता है तो वो आसानी से अंदर चली जाती है। वही है, जितना ज्यादा एरिया होगा प्रेशर उतना ही कम होगा, जितना कम एरिया होगा प्रेशर उतना ही वहां पे ज्यादा होगा। तो ये एक लास्ट टॉपिक था आपका प्रेशर का, जो हमने इसकी यूनिट, इसका डेफिनेशन और इसका फॉर्मूला हमने पढ़ लिया है। तो इस प्रकार से आपका हीट एंड टेम्परेचर यूनिट पूरे का पूरा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसके एमसीक्यू करेंगे, तो आप हमारे साथ ऐसे ही कंटिन्यू तैयारी करते रहें। किसी प्रकार की आपको कोई परेशानी है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछें। और आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आपका राजस्थान के अंदर ITI वाले बच्चों के लिए भी फॉर्म ओपन हो गए हैं, जिसके लिए पूरी डिटेल्स वीडियो आपको मैं थोड़े इसके बाद जो है वो प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है भी। थैंक यू।